नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इरूटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, जिसमें वो पहला प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है ऑप्शन ए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ऑप्शन बी, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। ऑप्शन सी, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन नहीं दे दी गई थी। कितना दिया गया था? तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो है दिया गया था। ठीक है, वार्षिक पेंशन घोषणा किया गया था और उसे जो है लंदन भेज दिया गया। ठीक है, दिलीप सिंह को। इसी से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब का विलय जो हुआ था वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। और किसके समय में हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 49 के समय में हुआ। और यह जो हुआ ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 3 युद्ध से संबंधित है। कौन कौन युद्ध? रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। कब हुआ? 1848 से 49 के बीच में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें कहा रहा कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1917। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1889। पहला ऑप्शन में 1885 ऑप्शन में है, उसमें क्या है इससे संबंधित। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो किए थे वो WC बनर्जे किए थे। ठीक है, और 19 ऑप्शन बी में जो है 1889, तो उत्तर ही हो गया। ऑप्शन सी में 1900 की जगह 1901 मानिए 1901 जो है गांधी जी पहली बार जो भाग लिए थे कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी जो है पहली बार भाग लिए थे तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा थे। ठीक है, याद रखिएगा ये। और 1917 ऑप्शन में, तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? तो एनी बेसेंट किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जो है एनी बेसेंट। लेकिन वहीं पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? यानी क्रम को जो इंगित करता है इतिहास से संबंधित घटना है। ठीक है, अब देखिए कुछ घटना है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ मार्ले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, तो जालियांवाला बाग त्रसी। तो इसका हम लोग पहले कब क्या हुआ ये जो है जान लेते हैं। जैसे मार्ले मिंटो सुधार ये जो कब आया तो 1909 ईस्वी में आया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 4 से 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 को आया था। तो सबसे पहले क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 को हुआ, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ। इसी अगस्त प्रस्ताव से एक और जो है मिली जुली घटना है अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा जो है 1917 में आया था। ठीक है, अगस्त घोषणा 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू को लाया गया और लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में। अगस्त संकल्प से संबंधित कौन है? तो अगस्त संकल्प से महात्मा गांधी संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कौन है? लॉर्ड लिथगो। अगस्त घोषणा से लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त संकल्प से कौन संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित है। याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें कहा रहा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? ठीक है, किसने अनुशंसा की थी भारत छोड़ो प्रस्ताव की? ऑप्शन ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में है JB कृपलानी, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये उत्तर हो गया आप क्या अनुशंसा की थी। लेकिन वही पूछ देगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को समर्थन किसने किया था? तो समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। साथ से याद रखिएगा समर्थन असा से सरदार वल्लभ भाई पटेल। समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में आपको अबुल कलाम आज़ाद मिलेंगे। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित हो रहा था उस समय वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसमें। जे.बी. कृपलानी के बारे में याद रख लीजिएगा कि आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब को स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन सी मास्टर सूर्य सेन, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाठी और अखाड़ा क्लब का जो है स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा जो HSRA का गठन किया गया था कब? 1928 को। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। अब देखिए सचिन सन्याल ऑप्शन बी में है, तो सचिन सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1924 में। कहाँ? तो कानपुर में किया गया था, याद रखिएगा। और मास्टर सूर्य सेन के द्वारा जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किसने की है? तो मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी कहा जाता है किस महिला को? ऑप्शन ए है बीना चटर्जी, ऑप्शन बी है उषा मेहता, ऑप्शन सी है मातंगनी हाजरा, ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही उत्तर है मातंगनी हाजरा। क्या है? मातंगनी हाजरा। अब देखिए इससे संबंधित और याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो कांग्रेस किसने चलाया? तो उषा मेहता ने चलाया था। कौन चलाया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो कौन चलाया था? उषा मेहता के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा रहा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ज्योतिबा फुले। ठीक है, और ज्योतिबा फुले से एक दो बात और याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ज्योतिबा फुले। और बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले। और गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1936 में किए थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा। भारतीय सेवक समाज की जो है स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है कि सैयद वंशों के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए में खिजर खां, ऑप्शन बी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका कालानुक्रम जो है आपको खिजर खां जो है सबसे पहले आए थे, उसके बाद आए थे आपको मुबारक शाह, उसके बाद जो है मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा आपको कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ऑप्शन 2 में दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो ये जो है गलत है। ऑप्शन 2 जो है गलत है। आपको ऑप्शन ए सही है। रानी रुद्रमा जो है वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 10। इसमें कहा रहा कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में साइरेस शब्द का जो है क्या अर्थ है? साइरेस। तो इसका ऑप्शन ए में धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी। फिर ऑप्शन बी में किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार। ऑप्शन सी में एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना सेरेस का जो है शब्द का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश ने सिजदा एवं पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की।
ऑप्शन 2 में बलबन ने चांदी का टंका तांबे के जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला जो कथन है सिजदा एवं पैबोस प्रथा, तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और चांदी का टका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में किसने प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका जो है उत्तर ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है, इसका डी उत्तर हो जाएगा, उल्टा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 12। इसमें कारक निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए भुक्ति विषय विधि ग्राम, ऑप्शन बी विषय भुक्ति विधि ग्राम, ऑप्शन सी विधि भुक्ति विषय ग्राम, ऑप्शन डी भुक्ति विषय ग्राम विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ए भुक्ति विषय विधि ग्राम, भुक्ति विषय विधि ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें कारक निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? ठीक है, बेसर शैली का कौन सा मंदिर उदाहरण है? ऑप्शन ए होयलेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी श्री राम मंदिर अयोध्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर जो है बेसर शैली का उदाहरण है, और होयलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन बी में है कंदरिया महादेव मंदिर, तो कंदरिया महादेव मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और ये जो है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी में श्री राम अयोध्या मंदिर, ये यूपी में है, अयोध्या में, और ये जो है नागर शैली का उदाहरण है। और इसी संबंधित एक और ये फैक्ट याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो भी किस शैली का है? तो नागर शैली का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या 14 में प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी जैन संत, ऑप्शन डी मंदिर वास्तुकार। तो भवभूति, हस्तिमल, क्षेमेश्वर ये क्या थे? तो ये नाटककार थे, ठीक है, या नाटककार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इसमें कहा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? ठीक है, प्रस्तावना में सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसका ट्रिक याद करने का SSPLG, SSPLG। तो एस से क्या होगा? संप्रभुत्व संपन्न, फिर एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्रात्मक, जी से गणराज्य, ठीक है, ये SSPLG याद रखिएगा, ट्रिक है। ऐसे संबंधित एक फैक्ट और याद रखिए, SPA जो है, SPA यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है प्रस्तावना में कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में आइए। इसमें कहा रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ऑप्शन बी पंचायत स्तर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये सही है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं हम लोग, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित है, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही गठित होते हैं, ठीक है। और पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो है 21 वर्ष है, क्या है? 21 वर्ष। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो है चर्चा किस में है? अनुच्छेद 243 के में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 17। इसमें कहा रहा केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन 8वीं अनुसूची, तीसरा जो है 6ठी अनुसूची, और चौथा जो है 7वीं अनुसूची। तो केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वो आपको 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची के विषय में चर्चा है। ऑप्शन ए में 5वीं अनुसूची क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी में है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो भाषा से, राजभाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी में जो है 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची जो है आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से में स्थित जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान है, किसमें? 6ठी अनुसूची में। और याद रखिएगा इसका ट्रिक है अमे मित्री, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा पूछ देता है कि
60वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है, ऐसे पूछ देगा। और दे देगा असम, मेघालय, फिर एक जो है आपको जो है मणिपुर दे देगा, एक त्रिपुरा देगा, मिजोरम की जगह मणिपुर दे देगा। तो इसलिए जो है याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ये 6ठी अनुसूची में, ठीक है। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, स्वायत्त शासित प्रदेश का जो है गठन होता है 6ठी अनुसूची के तहत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 18। इसमें कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश, ऑप्शन डी अधिसूचना। जिसका सही उत्तर होगा सम आदेश, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो सम आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 19। इसमें कह रहा है आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी प्राकृतिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के बारे में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के काम में है, ठीक है। मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 में है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 में। इसमें कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है, ठीक है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता जो कब आया था? 26 जनवरी 2002 को आया था। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। और सूची 1 में अनुसंधान संस्थान और सूची 2 में शहर है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में, बिल्कुल सही है। फिर हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं, शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है, ठीक है। वर्षम वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, असम के जोरहाट में। और उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। फिर है प्रश्न संख्या 22। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करिए, इन्हें सही कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए में रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। तो इसका देखिए सही उत्तर हम बता देते हैं, 1774 में जो है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। फिर कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। तो सबसे पहले क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन देखिए तो डी में है, 1 4 3 2, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23 में आइए। कह रहा कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 में आइए। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था कितना था? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन ए 30.7%, ऑप्शन बी 31.2%, ऑप्शन सी 31.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 31.2%, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से संबंधित राज्य यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में? तो गोवा में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद तमिलनाडु में। तीनों याद रखिएगा, क्रम पूछ देता है तो गोवा सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, उसके बाद मिजोरम होगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए। प्रश्न संख्या 25। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लिनस पॉलिंग, ऑप्शन बी आर्थर वाइनबर्ग, ऑप्शन सी रिचर्ड फेनमैन, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। फेनमैन जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है, रिचर्ड फेनमैन को। प्रश्न संख्या 26 में आइए। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी रेखीय गति संरक्षण, एवोगाड्रो की अवधारणा, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय गति का संरक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए। प्रश्न संख्या 27। इसमें कहा रहा कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन डी भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 में आ जाइए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं?
ऑप्शन ए अतिचालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी चालक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अर्धचालक। अर्धचालक सिलिकॉन जो क्या आता है, अर्धचालक है। सिलिकॉन घाटी, भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 29। इसमें कहा रहा है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अम्ल वर्षा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड जिस वर्षा में होता है वो क्या होता है, जिसका पीएच मान भी 4.5 से कम होता है, तो ये क्या होगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 30। इसमें कहा रहा कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेहोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी रेहोडियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। इसमें कहा रहा कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, कौन सा है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, कौन उत्तर हो जाएगा, तो फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 में आइए। किस खाद्य पदार्थ में सभी अवयव एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी सब्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडा। सभी आवश्यक एमिनो अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो अंडा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में है पेडोलॉजी, पौधे जीवाश्मों का अध्ययन, ऑप्शन बी में एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान का अध्ययन, ऑप्शन डी ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। तो पेडोलॉजी जो है आपको मृदा का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 34 में आइए। कह रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए सारगैसम से, ऑप्शन बी लैमिनेरिया से, ऑप्शन सी रोडिमेनिया पल्माटा से, ऑप्शन डी क्रॉन्डर्स से, ठीक है, कॉन्ड्रस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लैमिनेरिया से। किससे, लैमिनेरिया से जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 35 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। इसमें कहा रहा हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार यानी से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1968 में, किसके लिए दिया गया था, जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। अब ये प्रश्न संख्या 37 में। इसमें कारक निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। इससे पहले भी सेट में आया था कि कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। कीटभक्षी पौधा मतलब कीट पकड़ता है, कीट को जो है खाता है, ठीक है, कीट से जो पोषण प्राप्त करता है, तो कौन सा, तो उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है साइलैक्स, ऑप्शन बी में नीरियम, ऑप्शन सी निपेंथिस, ऑप्शन डी एकेसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निपेंथिस। और कुछ और है कीटभक्षी पौधा जैसे ड्रोसेरा, सैंड्र्यूज, ये सब भी जो है कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन B12 के कारण जो है सीलियक रोग होता है, विटामिन B12 के कारण। प्रश्न संख्या 39 में आइए। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जीव द्रव, ऑप्शन बी बही द्रव, सी केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव, ठीक है। केंद्रक में बोलेगा जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो केंद्रक द्रव होगा। लेकिन कोशिका में मौजूद कौन सा होगा, कोशिका द्रव। और कोशिका प्लस कोशिका में स्थित जो है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव तथा केंद्रक द्रव में स्थित सारा कोशिका क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 40। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है। ऑप्शन ए जीन बैंक,
ऑप्शन बी इन विट्रो जीन बैंक, ऑप्शन सी फील्ड जीन बैंक, ऑप्शन डी क्रायो बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 41। इसमें कहा रहा कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2010। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 42। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? यानी बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? ऑप्शन ए सोलो मॉडल, ऑप्शन बी वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, ऑप्शन सी लुइस मॉडल, ऑप्शन डी हैरिस टोड्रो मॉडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 43। तो इसमें कहा रहा आपको कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक सूची में चित्रकारी है, ऐसे एक सूची में राज्य है जिससे संबंधित है। तो मधुबनी चित्रकारी का किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। लेपाची चित्रकला किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। पटचित्र किससे है? तो उड़ीसा से है। वारली चित्रकला किससे है? तो महाराष्ट्र से है, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ चित्रकारी है जिसको हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है VBI। जैसे बसोहली चित्रकारी कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। फुलकारी चित्रकारी कहाँ संबंधित है? तो पंजाब से। फिर चिकनकारी कहाँ संबंधित है? यूपी से। कलमकारी कहाँ संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब मंजूषा चित्रकला बिहार से। सब याद रखिएगा। फुलकारी पाफा तो पंजाब, चिकनकारी यूपी उत्तर प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश। ठीक है, बसोहली चित्रकारी जम्मू कश्मीर, मंजूषा चित्रकला जो है बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा सब ट्रिक से। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर है। इसमें कहा रहा कि फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन कर और मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति और कुल मांग, ऑप्शन डी उत्पादन का मूल और लागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंध रखता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 में आइए। इसमें कहा रहा कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य में अवस्थित है। तो कहलगांव जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, खरगौन कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कुड़गी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 2143। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 46। इसमें कहा रहा कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस सही है। जेमकिंस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये भी सही है। गुनार मिर्डल एशियन ड्रामा ये भी सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन ये जो है गलत है। ठीक है, ये VBI इसमें कौन कौन है? तो गुनार मिर्डल एशियन ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन ये दोनों जो है एकदम VBI है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 47। इसमें कह रहा है कि अप्सपा जो पहली बार कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। तो अप्सपा जो है पहली बार कहाँ लगाया गया? तब 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया। प्रश्न संख्या 48। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1963। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 को, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 49। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन डी ट्रेजरी बल। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये जो है IDBI जो है आपको भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 50 में। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी बुनाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनाई, यानी पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आपका आज का जो है सेशन समाप्त हुआ। अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे सेट डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग जो है इस सेट का एडिटोरियल सेट का टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप का जो है लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले उस ग्रुप को, और वहाँ जो है आप इस सेट का जो है टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।